Hello students, today we are going to study some important addition polymers. एडिशन पॉलीमर्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर इन पे आपसे पॉलीमर दे करके उसका मोनोमर और उसका स्ट्रक्चर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। अब की बार भी सीबीएसई में ऐसा ही क्वेश्चन इस पे आया हुआ था, पॉलीमर दिया हुआ था और उसका मोनोमर और उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया था। यूजेस या प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं या पॉलीमराइजेशन पूछ सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम important addition polymers. As I have told you that addition polymers are formed by the repeated addition of a large number of same or different monomers having double or triple bonds, and the process by which addition polymers are formed is called addition polymerization. Now we are taking some examples. First we are taking polythene. पॉलीथीन का मोनोमर का अगर हम जिक्र करें तो पॉली वर्ड को आप यहाँ से हटा दें तो इथीन आ जाएगा इसका मोनोमर। तो पॉलीथीन का जो मोनोमर होगा दैट विल बी पॉलीथीन, दैट इज इथीन। इथीन इसका मोनोमर आ जाएगा। तो आपके पास दो तरह के यहाँ पर पॉलीथीन होंगे। एक पॉलीथीन आपके पास होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक पॉलीथीन आपके पास आएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो देखिए पहले हम इसमें लेके चल रहे हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास लो डेंसिटी पॉलीथीन आए या हाई डेंसिटी पॉलीथीन आए, तो इनमें पर्टिकुलर ये ध्यान रखना है कि दोनों में मोनोमर सेम रहेगा, दैट इज़ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कई बार लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि दोनों में आप डिफरेंसेस बताइए। तो जैसे आप दोनों को डिस्कस करेंगे तो उसके बाद आप इजीली इनमें डिफरेंस लिख सकते हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन हम लेकर के चल रहे हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन इसको बनाएंगे कैसे? ऑब्वियसली ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा और मोनोमर क्या होगा इसका? इथीन। तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन हम किसकी करवाएंगे? इथीन की करवाएंगे हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे। यहाँ पर प्रेशर तकरीबन 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और टेम्परेचर 350 to 570 केल्विन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन और परऑक्साइड इनिशिएटर। अब ये परऑक्साइड इनिशिएटर का क्या काम है, डाइऑक्सीजन का क्या काम है, ये सब कुछ मैं आपको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म में बता चुका हूँ। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का मोनोमर आपके पास क्या आ जाएगा? इथीन। इसको लो डेंसिटी पॉलीथीन भी LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं और LDPE भी बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। कॉमन नेम है ना इथाइलिन, तो ये ध्यान रहे LDP भी हो सकता है, LDPE भी हो सकता है, लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। यहाँ नीचे देखिए आपको हमने दिखाया हुआ है इसके अंदर कि यहाँ पर ये जब पॉलीमराइजेशन होगी तो इसमें ब्रांचिंग निकलेंगी। अब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में ब्रांचिंग कैसे निकलती है ये भी मैं आपको मैकेनिज्म में सब कुछ बता चुका हूँ। ये एक ऑलरेडी ये चेन ग्रो कर रही है, ये चेन ग्रो कर चुकी है और ये जो ग्रोविंग चेन है ये यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। ये सब कुछ मैं आपको, अगर आप मैकेनिज्म पे जाएंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन वाले पे, तो वहाँ पर मैं ये मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मोनोमर क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। बनेगा कैसे? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनेगा। टेम्परेचर प्रेशर की रेंज का आप ध्यान रखेंगे, 1000 से 2000 ATM प्रेशर रहेगा और 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। और यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन या परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड एटसेट्रा, ये किसका काम करेंगे? इनिशिएटर का यहाँ पर काम करेंगे। अब हम लेकर के चलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स यूजेस। जब आप इसे कंप्लीट लो डेंसिटी पॉलीथीन को पढ़ लेंगे और हाई डेंसिटी पॉलीथीन को पढ़ लेंगे तो आप इजीली इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन वर्ड पहले भी आया, अगर आपको ध्यान हो, जहाँ पर हमने पॉलीमर्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि लो डेंसिटी पॉलीथीन आपने एग्जाम्पल पढ़ा था कहाँ? जहाँ हमने ब्रांच्ड चेन पॉलीमर लिए थे, और हाई डेंसिटी वहाँ पढ़ा था जहाँ हमने लीनियर चेन लिए थे। तो वहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं। तो अब लेते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी। तो पहली इसमें हम प्रॉपर्टी लेकर के चलते हैं
लो डेंसिटी पॉलीथीन हैज़ हाई ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया था कि ये हाईली ब्रांच्ड होती है, इनमें ब्रांचिंग निकलती है। अब ब्रांचिंग जब निकलेंगी तो पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाएंगी, इसलिए लो डेंसिटी होगी, ट्रांसपेरेंट होगा, केमिकली इनर्ट होगा, ये टफ होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। तो ये हो जाएंगी लो डेंसिटी पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज़। अब यूजेस क्या होंगे? इट इज़ यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स के इंसुलेशन में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज़ बोटल्स आपने लेबोरेटरी में वाटर की बोतल देखी है, वॉश बोतल जिसको आप बोलते हैं, वो हो गई। आप कई रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पर सॉस वगैरह जिन बोतल में डालते हैं, आप स्क्वीज़ करके उसको बाहर निकालते हैं, तो वही स्क्वीज़ बोटल्स हैं। टॉयज़ बनाने के काम आ सकता है, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के काम आ सकता है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में आपको क्या याद रखना है? मोनोमर क्या है, मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी पॉलीमराइजेशन क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस आपको याद करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लेकर के चलते हैं नेक्स्ट इसके अंदर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और यू कैन से हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन। उसी तरह इसमें भी अगर हम मोनोमर का जिक्र करेंगे तो मोनोमर यहाँ भी क्या आ जाएगा? मोनोमर वही आ जाएगा आपके पास, इथीन ही इसका मोनोमर रहेगा, यही इसका मोनोमर है इथीन। अब यहाँ पर अगर हम जिक्र करते हैं कि ये कैसे बनेगा, तो यहाँ भी एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा जैसे इसमें हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन होगा। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये भी अभी आपको हम बताएंगे। और यहाँ एक कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। तो ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट जिन पॉलीमराइजेशन में यूज़ होगा उनको जनरली ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन भी कह देते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन क्या है, तो वो पॉलीमराइजेशन जिसमें ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है उनको हम कहेंगे ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। अब ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट है क्या? ये कम्बिनेशन होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और यहाँ पर टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हैं और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लिया है। तो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन और यू कैन से कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन ए हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट in the presence of catalysts such as triethyl aluminum and titanium tetrachloride, that is Ziegler-Natta catalyst। टेम्परेचर रेंज यहाँ पर रहेगी 333 टू 343 केल्विन और प्रेशर रहेगा 6 to 7 atm। अब देखिए यहाँ भी ये आपके पास मोनोमर है, जैसे आपने LDP में पढ़ा था उसी तरह यहाँ भी मोनोमर दोनों का HDP में भी वही रहेगा, इथीन CS2 डबल बॉन्ड CS2। अगर आपसे मोनोमर पूछें तो आपको इथीन बताना है, स्ट्रक्चर CS2 डबल बॉन्ड CS2 बताना है, ये N नहीं लगाएंगे, तो N तो हम पॉलीमराइजेशन दिखाते हैं तब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। अब पॉलीमराइजेशन कहेंगे तो पॉलीमराइजेशन ये है जो यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाई हुई है, ये वाली इक्वेशन जो लिखी है, दिस इज पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीमराइजेशन है। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्या है? इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन अकर्स थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर इसी केस में हम लेकर के चलें हाई डेंसिटी पॉलीथीन के केस में, तो यहाँ क्या होगा कि जो मोनोमर है आपके पास इथीन, ये पहले एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो आपने टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लिया है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट टाइटेनियम के साथ ये बनाएगा, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा? इथीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटेनियम को डोनेट कर देगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटेनियम को डोनेट कर देगा, टाइटेनियम में वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसमें डोनेट कर देगा और इसके साथ एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर ये पाई कॉम्प्लेक्स जो है ये मोनोमर्स को ऐड करता चला जाएगा और पॉलीमर बना देगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन जो होती है शुरू में वो एक इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो कैसे बनता है? जो मोनोमर है इथीन, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टाइटेनियम को और इसके साथ एक पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर वो पाई कॉम्प्लेक्स जो होगा बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को ऐड करता चला जाएगा और
पॉलीथीन बना देगा। जैसे यहाँ हमने बताया था हाई डेंसिटी पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन भी कह सकते हैं, तो इसलिए HDP या HDPE। अब हम पढ़ेंगे कि इसके यूजेस और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहले हम प्रॉपर्टीज़ लेके चलते हैं। लीनियर हाई डेंसिटी ट्रांसल्यूसेंट पॉलीमर है। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, ब्रांच था, वहाँ पर डेंसिटी लो थी, और उस केस में आपको ध्यान हो तो वहाँ पर आपने इसके लिए जो यूज़ किया था वर्ड, वो ट्रांसल्यूसेंट नहीं बल्कि वहाँ आपने यूज़ किया था ट्रांसपेरेंट। तो देखिए यहीं पे आपको कितने डिफरेंस मिल गए, 3 तो यहीं पे मिल गए ना। ये लीनियर है, वो ब्रांच था, ये हाई डेंसिटी है, वो लो डेंसिटी था, ये ट्रांसल्यूसेंट है, वो ट्रांसपेरेंट था। वो केमिकल इनर्ट था, इट इज़ ऑल्सो केमिकल इनर्ट, लेकिन इसकी जो टफनेस है, हार्डनेस है या टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन से ज़्यादा है। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाएगा इसमें। अगर यूजेस का हम जिक्र करें तो कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ हम करते हैं कंटेनर्स बनाने में। जैसे प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं या टब्स होते हैं, वो बनाने में इसका यूज़ किया जाएगा। हाउस वेयर्स बनाने में इसका यूज़ किया जाएगा। हाउस आर्टिकल्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। पाइप्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। बोटल्स एंड टॉयज़ बनाने में इनका यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द polythene. Polythene is of two type, that is low density polythene and high density polythene. अब next हम इसमें पॉलीमर लेकर के चलते हैं। अब हम लेंगे टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको हम कहते हैं PTFE। P stands for poly, T for tetra, F for fluoro and E for इथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। आपने इथीन का स्ट्रक्चर अभी किया था CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथीन में 4 हाइड्रोजन है, उन चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो फ्लोरीन से, तो क्या बन जाएगा आपके पास टेट्राफ्लोरोइथीन। तो इसका मोनोमर क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात मोनोमर और उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो इसका मोनोमर आ जाएगा ये वाला CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो जो इथीन में था CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वहाँ जो 4 हाइड्रोजन थे उनको रिप्लेस किससे कर दिया हमने, चारों फ्लोरीन से। तो क्या बन गया, टेट्राफ्लोरोइथीन बन जाएगा। तो इसको किससे बनाया जाएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस दिखाई है हमने यहाँ पर। तो टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन विद फ्री रेडिकल और पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। तो ये N मॉलिक्यूल्स हमने लिए टेट्राफ्लोरोइथीन के, पॉलीमराइजेशन कैरी आउट हमने की, और यहाँ पर बन गया हमारे पास इसका पॉलीमर, दैट इज टेफ्लॉन। इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा टेफ्लॉन का। अब की बार CBSE एग्जामिनेशन में ये आया हुआ था, इसका मोनोमर, उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया था। प्रॉपर्टीज अगर हम इसकी देखते हैं तो केमिकली इनर्ट है एंड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ करोजिव रिएजेंट्स। जो इसको करोड्स करें उनका इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, केमिकली इनर्ट रहेगा, और 598 केल्विन तक ये स्टेबल रहता है। और इसी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए। नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं किचन में, वो टेफ्लॉन कोटिंग के ही बनते हैं। जो हम ये कहते हैं कि खाना नहीं चिपकता है, तो वो उनके ऊपर टेफ्लॉन की ही कोटिंग होती है। तो यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स। ऑयल सील्स बनाने में ऑयल्स के ड्रम वगैरह होते हैं, वहाँ पर सील लगाई जाती है ताकि लीकेज ना हो। तो ऑयल सील्स बनाने में, गैसकेट्स बनाने में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स, उसके बनाने में हम टेफ्लॉन का यूज़ कर लेते हैं। गैसकेट्स जैसे आप अपनी लैंग्वेज में इनको बोलते हैं ना, वासर वगैरह, जिसको आप बोलते हैं कि वासर्स यूज़ किए जाते हैं। कहीं भी आप कोई सील वगैरह करते हैं उसके ऊपर वासर लगाए जाते हैं। पानी की आप टैप वगैरह है वहाँ भी वासर वगैरह यूज़ करते हैं, उनको गैसकेट्स बोलते हैं। रबर गैसकेट्स वगैरह, प्लास्टिक गैसकेट वगैरह बनते हैं, तो टेफ्लॉन वहाँ भी यूज़ किया जाता है गैसकेट बनाने में। नेक्स्ट पॉलीमर लेकर के चलते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल, दैट इज़ PAN और ऑर्लोन। एक्रीलेन भी बोलते हैं इसको, ऑर्लोन भी बोलते हैं, ये हमने बताया यहाँ। ऑर्लोन और एक्रीलेन इस नाम से भी एग्जाम में आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल। अब देखिए पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल जो है, इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉली को रिमूव कर दें, एक्राइलोनाइट्रिल, तो ये विनाइल डेरिवेटिव ही होगा। विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और वहाँ आगे CN लगा दें, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा एक्राइलोनाइट्रिल। तो मोनोमर का नाम क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्रिल।
नाइट्रिल, और स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, CS2 डबल बॉन्ड CH तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा एक्राइलो नाइट्रिल का। तो ये भी कैसे बनेगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा। और एडिशन पॉलीमराइजेशन की बजाय इसमें और कौन सी हो सकती है, अगर पेरोक्साइड वगैरह लेते हैं तो एडिशन पॉलीमराइजेशन यहाँ पर हो रही है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन तो हो ही सकती है इसमें। फिर यहाँ पर CN कैसा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, ओबियसली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो किसको स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को, कार्बन आयन को। तो कौन सा शो करेंगे, ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन शो कर सकते हैं। फ्री रेडिकल तो सभी करते हैं और ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन भी दिखाएंगे। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्रिल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल। अगर पेरोक्साइड हम लेकर के चल रहे हैं तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, हार्ड है, हॉर्नी है, हाई मेल्टिंग मटेरियल है। एक्राइलिक फाइबर्स हैव गुड रेजिस्टेंस टू स्टेन्स, केमिकल्स, इंसेक्ट्स एंड फंगस। इनके प्रति ये रेजिस्टेंस होते हैं, ये इसकी जो ऑर्लोन फाइबर्स होते हैं उनकी खासियत होती है। तो जो एक्राइलिक या ऑर्लोन फाइबर्स हैं, गुड रेजिस्टेंट टू स्टेन्स, केमिकल्स, इंसेक्ट्स एंड फंजाई दैट इज फंगस। यूजेस कहाँ यूज़ किया जाता है इनका, polyacrylonitrile is used as a substitute for wool in making commercial fibers, orlon and acrylic fibers। वूल की जगह इनको यूज़ किया जाता है एज ए सब्सटीट्यूट, क्या बनाने के लिए, ऑर्लोन और एक्रिलिन के फाइबर बनाने के लिए। फिर उन जो फाइबर बनेंगे ऑर्लोन और एक्रिलिन के, उनको हम यूज़ करते हैं ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, क्लॉथ्स बनाने के लिए। तो ये इनके यूजेस आ जाएंगे। तो इसको जनरली एग्जाम में PAN के नाम से या ऑर्लोन के नाम से या एक्रिलिन के नाम से दिया जाता है। और मोनोमर, उसका स्ट्रक्चर, पॉलीमराइजेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस आपसे पूछ ली जाती हैं। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल का मोनोमर क्या हो जाएगा, एक्राइलोनाइट्रिल। दिस इज पॉलीमराइजेशन एंड दीज आर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट पॉलीमर। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं पॉलीप्रोपीन, या इसको पॉलीप्रोपाइलिन भी कह सकते हैं, जैसे पॉलीइथीन और पॉलीइथाइलिन आपने कहा था। इसको PP प्लास्टिक भी कहते हैं। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, वही जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन से ये बनेगा। और यहाँ पर मोनोमर क्या रहेगा, प्रोपीन मोनोमर रहेगा। इसको प्रोपाइलिन भी कह सकते हैं। CS3 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2, ये इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी और ये पॉलीमर बन जाएगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग प्रोपीन थ्रू इनर्ट सॉल्वेंट। और इनर्ट सॉल्वेंट कौन सा, जो कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट रखेगा, कंटेनिंग जिगलर नाटा कैटलिस्ट एंड ट्रेसेस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड एज रेडिकल इनिशिएटर। टेम्परेचर विल बी 373 Kelvin अंडर ए प्रेशर ऑफ 10 atm। प्रॉपर्टीज, इट इज सेमी रिजिड होता है, ज़्यादा रिजिड नहीं है, सेमी रिजिड है, ट्रांसल्यूसेंट है, इट इज़ टफ एंड गुड हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस। टफ होगा और हीट का और केमिकल का रेजिस्टेंस होगा। यूज़ कहाँ किया जाएगा, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रॉप्स, टॉयज, पाइप्स, फाइबर्स, कारपेट्स एटसेट्रा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड कोटिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर। तो सिंपल सा कि आपको क्या याद करना है, जो यहाँ पॉलीमर दिया उसका मोनोमर, उसकी पॉलीमराइजेशन और 2-3 प्रॉपर्टी, 2-3 यूजेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीप्रोपीन और यू कैन से PP प्लास्टिक। नेक्स्ट वी आर टेकिंग पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन इज ऑल्सो नोन एज स्टाइरोन। इसको स्टाइरोन भी कहते हैं। मोनोमर क्या हो जाएगा, पॉली को आप यहाँ से हटा दे तो क्या रह जाएगा आपके पास, स्टाइरिन। तो स्टाइरिन इसका मोनोमर हो जाएगा यहाँ पर। और स्टाइरिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए आपने विनाइल CS2 डबल बॉन्ड CH पढ़ा था, CS2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद आप CN लगा दें तो वो एक्राइलोनाइट्रिल, वहाँ C6H5 लगा दें तो स्टाइरिन बन जाएगा। और अगर उसकी जगह Cl लगा देंगे तो विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे PVC में। तो ये स्ट्रक्चर किसका आ जाएगा, स्टाइरिन का। स्टाइरिन का क्या हो जाएगा, या आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यानी CS2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद आप क्या दिखा देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा C6H5। ये आपके पास यूनाइल ग्रुप, अभी पीछे आपने पढ़ा था PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल, वहाँ क्या था CS2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ कौन सा ग्रुप लगा था, इसकी जगह CN। तो ये आ जाएगा इसका मोनोमर स्टाइरिन। दिस इज पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल
पेरोक्साइड और ये बन जाएगा आपके पास पॉलीस्टाइरीन। ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी दिखा सकता है, ये कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन भी दिखा सकता है। प्रॉपर्टीज़ का अगर जिक्र करें, इसका रिजिड होगा, ब्रिटल होगा, अमॉर्फस, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिनको गर्म करने पे मेल्ट हो जाते हैं, ठंडा करने पे रिजिड हो जाते हैं और उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपको बता चुके हैं। यूजेस क्या हो जाएंगे, इट इज़ यूज्ड एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये रैपिंग मटेरियल रैप करने के काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियोज एंड टेलीविज़न कैबिनेट, रेडियो टेलीविज़न की जो कैबिनेट बनती है, बॉडी बनती है, वो बनाने के काम आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरोन के नाम से भी जाना जाता है और मोनोमर क्या हो जाएगा इसका, स्टाइरीन। नाउ वी आर टेकिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज़ PVC। जैसा मैंने अभी बताया था कि CS2 डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड, दिस इज़ विनाइल ग्रुप। यहाँ Cl की जगह आपने पॉलीअक्राइल नाइट्रिल में CN लगाया था, यहाँ पॉलीस्टाइरीन में आपने C6H5 लगाया था और पॉलीविनाइल क्लोराइड में यहाँ लग जाएगा Cl। तो मोनोमर क्या हो जाएगा, पॉली को रिमूव करो, दैट इज़ विनाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका मोनोमर। एंड दिस इज पॉलीमराइजेशन। कौन सी पॉलीमराइजेशन इसने शो किया, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने डाइबेंजोइल पेरोक्साइड दिखाया है तो इसलिए क्या शो करेगा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन से क्या बन गया, ये PVC, दिस इज पॉलीमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इनमें PVC में है प्लास्टिसाइजर्स वगैरह, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ कि ये हार्ड होते हैं, इनको इजीली वर्केबल बनाने के लिए इनमें कुछ केमिकल सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं जिनको प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं, वो टॉपिक मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, हार्ड है, रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल्स, गुड इंसुलेशन मटेरियल, एब्रेशन रेजिस्टेंट। एब्रेशन रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि अगर सरफेस पे हम कुछ रब करें तो ये वॉर्न अवे नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होगा, तो उनको एब्रेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं कि अगर सरफेस को रब करें तो उससे ख़राब नहीं होगा। लाइट वेट है एंड टफ है। यूजेस कहाँ यूज़ किया जाता है इसको, रेन कोट बनाने में यूज़ किया जाता है, टॉयज़ बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज़ किया जाता है, हैंड बैग्स बनाने में यूज़ किया जाता है, इसके वाटर पाइप्स बनाए जाते हैं और विनाइल फ्लोरिंग बनाए जाते हैं। विनाइल फ्लोरिंग आपने कई बार फ्लोर पे देखा होगा, एक प्लास्टिक का मैट सा बिछा होता है, तो वो विनाइल फ्लोरिंग ही होती है। तो विनाइल फ्लोरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो PVC भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलीमर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो PVC आपके पास हो गया, पॉलीस्टाइरीन आपके पास हो गया, PAN हो गया जिसको ऑर्लोनी एक्रिलिन का, ये सब भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉलीमर हम इसमें लेके चलते हैं पॉलीमिथाइल मैथएक्राइलेट। यहाँ पर मिथाइल लिखना भूल गया मैं शायद, उसको आप ऐड कर लेंगे पॉली के बाद, यहाँ मिथाइल लिखेंगे POLY और उसके बाद यहाँ मिथाइल लिख देंगे आप। पॉलीमिथाइल मैथएक्राइलेट जिसको हम PMM में भी बोलते हैं और पॉलीमिथाइल मैथएक्राइलेट को एक्राइलिक या प्लेक्सी ग्लास भी कहा जाता है। आजकल जो लेंसेज बनते हैं वो ग्लास की बजाय इन्हीं के बनाए जाते हैं। आप कभी स्पेक्स वाले की शॉप पे गए हो तो कहते हैं जी कौन से प्लेक्सी ग्लास लगाएं या कौन से लगाएं, तो ये वहाँ भी यूज़ किया जाता है पॉलीमिथाइल मैथएक्राइलेट। अब पॉलीमिथाइल मैथएक्राइलेट का मोनोमर क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉली को रिमूव कर दे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल मैथएक्राइलेट। अब देखिए मैंने आपको ये मिथाइल मैथएक्राइलेट कैसे लिखा जाता है, किस तरह से बना है, एक्राइलिक एसिड क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ पर मैंने एनायनिक पॉलीमराइजेशन आपको बताई थी वहाँ मैं ये चीज़ें आपको करवा चुका हूँ, तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से बनेंगे। तो इसका मोनोमर क्या आ जाएगा, मिथाइल मैथएक्राइलेट, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर CS2 डबल बॉन्ड CHCOOH होता है तो उसको एक्राइलिक एसिड बोलते हैं। H को रिमूव कर दो एल्काइल ग्रुप से मिथाइल से तो ये मिथाइल एक्राइलेट हो गया। और यहाँ पर हमने जो CS2 डबल बॉन्ड CS था उस H को भी रिमूव कर दिया CS3 से, तो इसको हम बोल देंगे मिथाइल मैथ एक्राइलेट। तो दिस इज मिथाइल मैथ एक्राइलेट, दैट इज monomer of the polymethyl methacrylate, or you can say PMMA. P stands for poly, M stands for methyl, M stands for meth, A stands for acrylates, और इसको plexiglass या acrylic भी बोलते हैं।
ये इसका मोनोमर आ जाएगा, पॉलीमराइजेशन इसमें होगी। पॉलीमराइजेशन इसके अंदर कौन सी हो जाएगी? अगर पॉलीमराइजेशन का हम जिक्र करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास लगा हुआ है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन शो कर देंगे। और फ्री रेडिकल तो ये दिखाते ही हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी? इट हैज़ एक्सीलेंट लाइट ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज। इनकी जो लाइट को ट्रांसमिट करने की प्रॉपर्टी होती है वो ग्लास से भी बेटर होती है। और ये डिफरेंट टाइप के कलर्स और टिंट्स ले सकते हैं। इट कैन ऑल्सो टेक अप ब्यूटीफुल कलर्स एंड टिंट्स। और इन्हीं की वजह से इनको यूज़ कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेंसेज। लेंसेज बनाने के काम आता है। लाइट कवर्स, लाइट के ऊपर जो कवर्स होते हैं वो बनाने के काम आता है। साइन बोर्ड्स, आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह के, आपने रोड के ऊपर साइन बोर्ड्स से ऑब्जर्व किए होंगे, वो पीएमएमए के बनाए जाते हैं साइन बोर्ड्स। एयरक्राफ्ट की जो विंडोज़ होती हैं वो भी पीएमएमए की बनाई जाती हैं। और प्लास्टिक ज्वेलरी जो आजकल यूज़ की जाती है लेडीज़ के द्वारा, प्लास्टिक ज्वेलरी, वो भी पीएमएमए की बनाई जाती है, पॉलीमिथाइल मेथएक्राइलेट की बनाई जाती है। इसी में एक मेरे को ध्यान आ गया जिसको हम कहते हैं सुपर ग्लू या क्रेजी ग्लू भी बोलते हैं, सुपर ग्लू और क्रेजी ग्लू। तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर CS3 है, ये वाला जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये ग्रुप CS3। अगर इस CS3 को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ CN ग्रुप से, यहाँ CN ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दूँ, मैं साइनो ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दूँ CN से, तो ये आपके पास बन जाएगा मिथाइल अल्फा साइनो एक्राइलेट। मिथाइल, और ये अल्फा मैं इस कार्बन को कह रहा हूँ जो इस एस्टर ग्रुप के साथ, ये एस्टर ग्रुप है COOCH3, और एस्टर ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। यहाँ CN लगा दूँ मैं तो ये अल्फा कार्बन पे CN आ जाएगा, तो इसको मैं नाम दूंगा फिर मिथाइल अल्फा साइनो एक्राइलेट। और मिथाइल अल्फा साइनो एक्राइलेट जो होगा ये मोनोमर हो जाएगा सुपर ग्लू का, या मैं कहूँ क्रेजी ग्लू का मोनोमर हो जाएगा। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है इस ग्लू की। और यहाँ पर जो ये बनेगा तो ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन से बनेगा, क्योंकि यहाँ CN ग्रुप आएगा, यहाँ पे COR ग्रुप, और दोनों ही ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो सुपर ग्लू या क्रेजी ग्लू का ही मैंने आपको बता दिया, यहाँ CS3 की जगह CN डाल देना, वो सुपर ग्लू का मोनोमर हो जाएगा, दैट इज़ मिथाइल अल्फा साइनो एक्राइलेट। तो ये सब कुछ हमने आपको बताया है एडिशन पॉलीमर्स के बारे में। अब इनमें आपको क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके मोनोमर्स का स्ट्रक्चर, पॉलीमराइजेशन और दो तीन इनके आपको प्रॉपर्टीज़ और यूजेस कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल, उसमें हम पढ़ेंगे जैसे आज हमने एडिशन पॉलीमर्स के पढ़े हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट।